कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 का अंतरिम बजट किया पेश। हर वर्ग के लिए खास रहा सरकार का ये बजट। मध्यम वर्गीय, किसान और असंगठित मजदूरों का रखा गया खास ध्यान। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. मिडिल क्लास के लिए बेहद खास रहा ये बजट। 5 लाख की सालाना आय वालों को मिली टैक्स भरने से मुक्ति, लेकिन टैक्स स्लैब में नहीं की गई कोई फेरबदल। किसानों के लिए भी खास रहा पीयूष गोयल का ये बजट। हर साल 2 हेक्टेयर खेती वाली जमीन के किसानों के खाते में जमा होंगे 6,000 रुपए। This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. इस बजट में सरकार ने असंगठित सेक्टर के मजदूरों के लिए घोषित किया 75,000 करोड़ रुपए की पेंशन स्कीम। होम बायर्स को मिली थोड़ी सी राहत। अब दूसरे घर पर किराया न मिलने पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। रेंटल इनकम पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर 2,40,000 की गई। जीडीपी पर भी बोले पीयूष गोयल। कहा 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3% से 3.4% तक हुआ संशोधित। गायों के संरक्षण का भी रखा गया इस बजट में खास ध्यान। कामधेनु योजना के तहत 750 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने सरकार की डिमोनेटाइजेशन नीति का किया बचाव। कहा सरकार को 1,40,000 करोड़ की अघोषित आय को रोकने में मिली मदद और 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। 2 साल में लगभग 2 करोड़ ईपीएफओ मेंबर बढ़े। एफएम ने कहा ये आंकड़ा दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था और नौकरियां दोनों का हुआ है विस्तार। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतरिम बजट को कहा नए भारत का बजट। कहा किसानों, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों से जुड़ा है ये बजट। नमस्कार, मैं मंदार फ्रंट से द इलेक्शन बजट में आपका स्वागत। चर्चा करेंगे बजट के बारे में कविता जी, और मैं हूं कविता कृष्णन। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि बजट में कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई। मंदार, लोकसभा चुनाव में चुनाव से पहले कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एनडीए सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। जी हाँ, छोटे टैक्स भरने वालों के लिए ये बजट काफी खास रहा। 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को इस बजट में आज से ज्यादा मिला है। इस बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। बेसिक इनकम प्रोग्राम के तहत किसानों को इस बजट में लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए एक मेगा पेंशन योजना भी शुरू की गई है। सीधे शब्दों में कहे तो मंदार, जो 2019 से पहले मोदी सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए, ऐसा लगता है कि वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ी है। पर इस बजट का आपकी जेब पर क्या असर होगा?
आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब लेंगे और इस बजट में किए गए बड़े ऐलानों पर भी चर्चा करेंगे। और सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में राजू मिश्रा जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, विनय तिवारी हमारे कंसल्टेंट एडिटर है टाइम्स नेटवर्क के, अभिमन्यु कोहर हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय किसान महासंघ के, और कार्तिक झवेरी डायरेक्टर वेल्थ मैनेजमेंट ट्रांसेंड कंसल्टिंग से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल विनय तिवारी जी आपको करना है, जाहिर सी बात है आकाश जिंदल भी हमारे साथ जी, आकाश जी से भी हम जरूर जुड़ेंगे। और आप मंदार मुझे भूल गए आज, आकाश जी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा विनय आपको, क्योंकि लगातार इतने सालों से आप बजट की पेशी देखते आए हैं। इस बार का जो बजट है, चूंकि इलेक्शन की ओर जाना था बीजेपी को और एक अपेक्षा थी कि इलेक्शन बजट ही होगा, लेकिन उसको लेकर कई सारी बाकी भी मुद्दे सामने लेके आई। कांग्रेस ने खास करके इस बजट को कई तौर पर एथिकल अनएथिकल इस मुद्दे को लेकर भी छेड़ा था। क्या कहेंगे इस बजट को, किस तरह से ये खास अलग तरीके से देखा जा सकता है या नहीं? देखिए बंदर, जहाँ तक एथिक्स का सवाल है, हाँ, कानूनी तौर पे ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता हो कि वो फुल बजट पेश नहीं कर सकते इलेक्शन ईयर में। लेकिन कन्वेंशन के तौर पे और अभी तक की जो प्रेसिडेंस रहा है उसमें जो सरकार चुनाव में जिस साल जा रही होती है उस साल वो इंटरिम बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, कोई बड़ी पॉलिसी चेंज या बड़ा पॉलिसी प्रोविजन यूजुअली नहीं होता है। 2014 के इंटरिम बजट में जब चिदम्बरम साहब ने स्पीच दी थी 17 फरवरी को, उसमें माइनर टैक्स कोड में चेंजेस थे और कुछ सेनवैट और एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी में चेंजेस थे, लेकिन कोई बड़ा स्कीम नहीं था। लेकिन आज का बजट एक फुल बजट है, इसमें कोई इंटरिम शब्द खाली टेक्निकल है, ये फुल बजट है। ऐसा बजट किसी भी सरकार ने किसी भी अन्य वर्ष में अगर प्रेजेंट किया होता तो ये फुल बजट ही माना जाता। और उस वजह से एक एथिकल सवाल या एक कन्वेंशनल प्रेसिडेंस का सवाल ज़रूर उठता है। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक सरकार एक ऐसी चीज़ का वादा कर रही है जिसको पूर्ण करने की कोई गारंटी नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं। प्रजातंत्र में चुनाव में कौन जीत के आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हमें नहीं पता कि मई में आउटकम क्या होगा रिजल्ट का। इसलिए सरकार वादा कर रही है, लेकिन उस वादा को निभा पाएगी कि नहीं, ये केवल इस पर निर्भर करेगा कि वो सरकार वापस सत्ता में आती है या नहीं। और इस वजह से कई विपक्ष के लोग और कई और क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये बजट कम और इलेक्शन मैनिफेस्टो ज़्यादा है सरकार का। मंदर जी, और चलेंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन पहले आम आदमी की राय भी ले लेते। राजीव मिश्रा जी, आपको ये बजट कैसा लगा? देखो, अगर अनाउंसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बजट निश्चित तौर पे राहतदायक है बाकी लोगों के लिए, जैसे कम से कम उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम क्लास के माने जाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा बजट के इंटेंशन को लेकर के जरूर मुझे ऐसा, जो अभी विनय तिवारी जी कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूँ कि ये इंटेंशन जो है ना, कि ये अगर आपको लोअर मिडिल क्लास या मजदूर वर्ग या किसान वर्ग या मिडिल क्लास अगर आपके इतने ही नज़दीक था और आपके पॉलिसी के इतने नज़दीक था जो आप पिछले 4 साल से चलाते आ रहे हैं, तो आप बताओ पिछले 4 साल में आपने आयकर सीमा की छूट में सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपए का इंक्रीजमेंट किया है। और आज के समय में आप अचानक उसमें 2.5 लाख रुपए का इंक्रीजमेंट करते हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति को ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा कि आखिर 22 साल में आपके सोर्स ऑफ इनकम में ऐसा कौन सा चेंजिंग इतना बड़ा आ गया कि आप इतनी बड़ी रिलीफ मिडिल क्लास को देने के लिए तैयार हो गए। तो इसको देखते हुए फिर इसके अलावा मजदूरों को पेंशन की जो बात है कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूरों को पेंशन देने की बात है 3,000 रुपए के हिसाब से, तो वो सब चीज़ों को अगर आप देखो, किसानों का देखो कि 6,000 रुपया सालाना उनके अकाउंट्स में जाएगा, ये सब चीज़ें जो हैं, क्या 4 साल पहले से जब आपके पास फुल बजट लागू करने का समय था, जब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते थे, इंप्लीमेंट कर करके देश के सामने एक मॉडल पेश कर सकते थे कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, उस समय न कर करके आप जब आपका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा मार्च अप्रैल में, या मार्च में ही कहो, मई में तो मान लो नई गवर्नमेंट आ जाएगी, लेकिन मार्च से जब इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद से सारी चीजें एक तरह से खत्म हो जाएंगी, तब आपने उस साल में इस बजट में ये सब चीजों को लाया है, जिससे लोगों को आपका बजट देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी इंटेंशन पर जरूर सवाल उठेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी, आकाश जिंदाल, कितने मार्क देंगे आप 10 के अंकों के मुकाबले इस पूरे बजट को? देखिए, मैं 10 में से 6 नंबर इस बजट को दूंगा। मैंने पहले ही पिछले हफ्ते से तमाम चैनल्स जो हैं मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं सबको शुरू में ही कह रहा था, बड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था,
कि सरकार की इंटेंशन होगी सबको लड्डू पेड़े देने की, लेकिन सरकार के पास उतने लड्डू पेड़े नहीं हैं। हमारे मित्र भी बात कर रहे थे, राजीव जी, कि इसको इतना मिला इतना मिला। देखिए, डेफिसिट ऑलरेडी हाई है हमारा, अगले साल भी डेफिसिट को हमें मेंटेन करके चलना है। और लड्डू पेड़े सीकर्स ज्यादा है, और जाहिर सी बात है हर एक का हक है लड्डू पेड़ों के। तो मैं पहले से ही कह रहा था सब चैनल्स पे कि होगा क्या कि लड्डू पेड़े 5 के 15 बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी उनको छोटे किया जाएगा, और वही हुआ है। किसान भाइयों को रिलीफ दिया गया है, लेकिन रिलीफ की क्वांटम बहुत कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन का अरेंजमेंट किया गया है। मैं तब से सवाल पूछ रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी, किस तरीके से जो है ये सिंगल आउट किया जाएगा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, किस तरीके से जो है, क्योंकि सरकारी पेंशन में तो रोल्स पे होते हैं लोग, रेगुलर होते हैं, तो डिफाइन किया जा सकता है। अब इनकम टैक्स में भी कई चैनल्स को मैंने बताया है ये चीज, जब ये 5 लाख वाली चीज आई कि 2.5 से 5 लाख तक जो है रिबेट है। अगर आप 5 लाख 1 रुपया भी कमा रहे हैं और कोई और एग्जम्पशन नहीं ले रहे हैं तो आपका टैक्सेशन वही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलीफ सब जगह देने की कोशिश की गई है, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, किसान भाइयों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, एमएसएमई को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट बहुत ज्यादा रिलीफ देने की पोजीशन में सरकार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सबको टच करने की जो है कोशिश की गई है, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज, जैसे हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा कुछ दे दिया जाएगा, तो सच्ची बात यह है कि बहुत ज्यादा रेवड़ियां या लड्डू पेड़े तो सरकार के पास थे ही नहीं बांटने को। पहले ही जो है, ठीक है, आज डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है, उससे कुछ पैसा रेज किया जाएगा। ऑलरेडी एक चीज और बता दूं, कल एक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है। हाँ, अभी कंफर्म्ड है, अनकंफर्म्ड, उसके बारे में कई जगह डिस्कशन हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे चल रही है। तो सरकार से जो मेरी थोड़ी तकलीफ ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जितने रिसोर्सेज रखे जाने चाहिए थे उतने रिसोर्सेज नहीं रखे गए हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा आउटले होना चाहिए था, वो उतना जो है नहीं हो पाया। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि हर सेक्टर को कहीं ना कहीं टच किया गया है। किसान भाई जितना चाह रहे थे उतना नहीं मिला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके तो बहुत हक है, उनको उतना नहीं मिला, उनको भी कुछ दे दिया गया, किसानों को कुछ दे दिया गया, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कुछ दे दिया गया है। सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बढ़ा दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ किया गया है, एमएसएमई को किया गया है। तो लड्डू पेड़ों को छोटे करके सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। ये इस बजट का जो है, मैं कहूंगा, इसको मैं समराइज इस तरीके से करूंगा, ये इस बजट का लब्बो लबाब है। बाकी अगर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 3,000 रुपए देने की बात है, मैं कब से कई जगह पूछ रहा हूं, उसकी अगर हमें डेफिनेशन मिल जाए, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको, किस तरीके से पे किया जाएगा, तो हमारे लिए और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, जैसे आकाश जिंदल कह रहे थे, लड्डू पेड़े काफी यहाँ पर बांटे गए हैं, छोटे ही सही लेकिन बांटे जरूर गए। सवाल ये उठता है कि वो लड्डू पेड़े लोगों तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अभिमन्यु कोहर, आप बताएं, किसानों के लिए काफी कुछ ऐलान हुआ है, क्या आप इससे खुश हैं? देखिए, किसानों के लिए इसमें कोई ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ सारी फर्जी बातें कही गई हैं। पहली बात मैं ये कहूँगा कि सरकार 10 साल का विजन पेश कर रही है, इनको जैसे ये एक भ्रम है कि 10 साल तक यही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी इनके पास समय ही नहीं है ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने का। मार्च के बाद तो सरकार का टाइम खत्म हो जाएगा, अगर यही वादे करने थे तो पहले क्यों नहीं किए। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि हम 6,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे, यानी 500 रुपये महीना देने की बात कही गई है। मुझे आप ये बताइए, मैं वित्त मंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपये में तो एक बच्चे की स्कूल की फीस भी नहीं भरी जाती है। आप एक किसान परिवार को 500 रुपये महीना दे रहे हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज सकता 500 रुपये महीने में। तो ये क्या मजाक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप किसानों की गरीबी का, जो आज किसानों का जो हाल है, उसका आप मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ये कहा गया है कि जो फार्म क्रेडिट दिया जाता था उसको थोड़ा बढ़ा के 11 लाख करोड़ कर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने जवाब दिया है कि जो फार्म क्रेडिट दिया जाता है उसमें से केवल 30%, 35% के आसपास किसानों को मिलता है, बाकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को दे दिया जाता है। वही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो कॉर्पोरेट घरानों की है, तो आप कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं किसानों के नाम पे। तो जो ये सारी चीजें, जो ये जुमलेबाजी की सरकार है, जो ये अंत में अब चाहती है, ये मेरे से पहले वाले पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट कम और इलेक्शन मैनिफेस्टो ज्यादा लगता है। इसमें कोई दम नहीं है, कोई धरातल पे इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ
किसानों को और मिडिल क्लास को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, उनको बहकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान अब बहकावे में ही सरकार के नहीं आने वाले हैं। जी अभिमन्यु, जैसे आपने बताया, विनय आपको भी सवाल यही करना चाहूंगा फिर एक बार। किसानों की और किसानी की अगर बात होती है तो जो लैंडलेस किसान है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे कई सारे किसान हमारे यहाँ हैं, और साथ साथ ऐसे भी किसान हैं जो अलग तरीके के क्रॉप लेते हैं जहाँ पानी की किल्लत होती है, और ऐसे हाल में उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा होती है। वो मार्जिनल लैंड किसान नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे हाल में ये जो योजना, किसान सम्मान योजना जो है, आपको लगता है कि पूरी किसानी में फैलने की कितनी शक्यता आपको लगती है? देखिए मंदार, समस्या ये है कि इस बार के बजट में जो भी चुनाव वादे किए गए हैं उनके पीछे उद्देश्य एक नैरेटिव को चेंज करना है। उसमें किसी ने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज़्यादा गंभीर विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो स्कीम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। सच ये है, और आप ये जानते हैं, 40% लगभग भारत के किसान लैंडलेस हैं या फार्म वर्कर्स हैं। वो या तो काम करते हैं या उनकी ज़मीन उनकी नहीं होती, किसी और के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए इनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो 2 हेक्टेयर के ओनर हैं, अगर आप उनकी भी बात करिए, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लैंड रिकॉर्ड्स की क्वालिटी बहुत इनकंसिस्टेंट है। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है और प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स नहीं हैं। और इस तरीके के लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं होने के एब्सेंस में आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये ऐसी स्कीम है टारगेटेड। देखिए हिंदुस्तान में कोई भी टारगेटेड स्कीम, चाहे वो कैश ट्रांसफ़र हो, चाहे वो सब्सिडी स्कीम हो, टारगेटेड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समस्याएं आती हैं क्योंकि लीकेजेस की प्रॉब्लम होती है, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, बीच में मिडलमैन दलाल आ जाते हैं, करप्शन बढ़ जाता है और आपके पास डेफिनेशन भी नहीं होती है। तो ये समस्या आएगी बहुत सारे राज्यों में कि आपको लैंड, ये जो 2 हेक्टेयर की जो डेफिनेशन है, इसके लिए आपको प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड चाहिए जिससे कि इंसान साबित कर सके कि मैं 2 हेक्टेयर की लैंड का से कम का मालिक हूँ। और ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। लेकिन चूंकि उद्देश्य इम्प्लीमेंटेशन का चुनाव के बाद है, इसलिए उसके ऊपर कोई खास अभी विचार ना तो किया गया है, ना ही उसकी अहमियत को समझा गया है, क्योंकि ये चीज़ अगले सरकार को टैकल करनी है जो भी वापस पावर में आएगा। मंदार जी, यानी जो किसान के लिए जो अनाउंस हुए हैं, जो ऐलान आए हैं, मंदार, साफ बात है कि यहाँ पर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर, जैसे हम कह रहे थे, जो लड्डू तो यहाँ दिखाई दिया, लड्डू तो बांटे गए, लेकिन लड्डू क्या किसान तक पहुंचेंगे, उस पर अभी भी बड़ा सवालिया निशान है। कार्तिक जवेरी, आपसे पूछते हैं, टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ आज ऐलान हुए हैं, लेकिन हमें ज़रा समझाइए आप, जो वित्त मंत्री जी जो कह रहे थे वो टैक्स को लेकर, वो ज़रा विस्तार में हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, 2-4 ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई है। सबसे पहली चीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, वहाँ से ये पता चलता है कि इंडिया में लगभग 60% जितने टैक्स पेयर्स हैं उनकी इनकम 5 लाख से नीचे है। तो 5 लाख तक के लोगों को अगर आपने टैक्स से कम्प्लीटली एक तरह की मुक्ति दे दी है तो ये बहुत बड़ा एक मुकाम है। इससे ये होगा कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, वो चीज़ें खरीद पाएंगे, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होने से EMIs भी शायद बढ़ेंगे, EMIs होने से वेल्थ क्रिएशन भी होगा, एसेट क्रिएशन भी होता है। ये पूरा एक चक्कर है जो चलाना ज़रूरी था क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी लोग 5 लाख तक कमाते हैं, कि इनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक की है, उनको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं भरना है। आगे चलते हैं तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का जो बनाया गया है, वो है आपके लिए। उसके आगे सेक्शन कार्तिक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कार्तिक, तो आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अगर इसमें थोड़ी और 1-2 और सवाल मैं आपसे पूछ लूं, जो 5 लाख तक के इनकम पर जो रिबेट का ऐलान हुआ है, वो कब से किक इन करेगा? क्या अप्रैल से उसका फायदा मुझे मिलेगा या मुझे इंतजार करना पड़ेगा जुलाई तक, जब अगली सरकार आएगी और एक बजट आएगा, और जब तक ये बजट पास नहीं होता है, कब से ये किक इन होगा? ये किक इन हो जाएगा 1 अप्रैल 19 से। बट हाँ, ये भी सही है कि बजट को पास होने के लिए ये जो वोट ऑन अकाउंट बजट है, ये इंटरिम बजट है, ये इनका फुल बजट नहीं है इस सरकार का, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो अपना फुल बजट देगी। बट क्योंकि एक प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है,
क्योंकि हम अभी ऑलरेडी फरवरी के 2019 में है, अप्रैल में हम चले जाएंगे तब नया साल शुरू हो जाएगा, तब सारे टैक्स पेयर्स को जून तक एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन हो जाते हैं। हर महीने के महीने कंपनीज को भी टैक्सेशन डिडक्ट करना पड़ता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ टैक्स जमा करना पड़ता है। तो क्योंकि सारा देश एक प्रकार से डिफॉल्ट में ना आ जाए, तो सारे लोगों को एक स्पष्टीकरण चाहिए होता है, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है कि हमारे आगे वाली जो फाइनेंशियल ईयर आने वाली है उसमें हमारा टैक्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा। तो गवर्नमेंट ने जितना हो सकता था, ये गवर्नमेंट होती या कोई और गवर्नमेंट होती, जो भी होता, जितना मिनिमम देना था या जो भी मिनिमम प्रोविजंस करने थे वो प्रोविजंस अनाउंस किए हैं और ये प्रोविजंस अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएंगे और असेसमेंट ईयर 2021 में आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे और वहाँ पे ये सब उस तरह से चलेगा। बट ये प्रोविजन स्ट्रेट अवे अप्रैल से लागू करना जरूरी था, क्योंकि पूरा देश नहीं तो एक प्रकार के डिफॉल्ट में आ जाएगा। लोगों को पता नहीं है कितना इनकम टैक्स भरना है, कितना डिडक्शन करना है, कितना टीडीएस करना है, वगैरह वगैरह। जी कार्तिक, और एक सवाल इसी से जुड़ा। अब हमें पता है कि मान लीजिए किसी का 30% टैक्स ब्रैकेट में कोई आता है या 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो जो पहले 5 लाख रुपए है उस पर हम 2.5% का जो मतलब 2.5 to 5 लाख में हम 5% लेकर चलते थे टैक्स। लेकिन अब ये कैलकुलेशन कैसा होगा? ये जो 5% की जो रियायत है, क्या वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, या सबको इसका फायदा होगा? इसका फायदा सबको होगा। इसका कैलकुलेशन में बड़ी सारी कंफ्यूजन है, थोड़ी उलझन है। मैं कोशिश करता हूं इसको जरा क्लियर करने का। जो भी आपकी इनकम है, पहले उस इनकम में से डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस होते हैं जो हम टैक्स सेविंग करते हैं, डिडक्शंस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस होता है जो हम मेडिकल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं वगैरह, जो हाउसिंग में इंटरेस्ट भरते हैं, ये सारी चीज़ों को डिडक्शन बोला जाता है। तो जो भी आपकी इनकम है, टोटल इनकम है साल की, उसमें से पहले डिडक्शंस को हटाया जाता है, उसके बाद जो फिगर बनता है उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो टैक्सेबल इनकम यदि आपकी 5 लाख के नीचे है तो आपको वो रिबेट 87A सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, ये सारे डिडक्शंस काटने घटाने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो फिर 2.5 से 5 के बीच में आपको जो 5% टैक्स देना है, जो इनकम टैक्स के स्लैब्स है हमारे, वो बिल्कुल मौजूद है, वैसे के वैसे ही है और टैक्स कैलकुलेशन उस तरह से चलेगा। समझना यह है कि टैक्सेबल इनकम और इनकम में फर्क होता है। सारा डिडक्शन हटा दो फिर बनता है टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम 5 से कम है या ऊपर है, अगर कम है तो रिबेट मिल जाएगा, अगर ऊपर है तो टैक्स भरना पड़ेगा। जी विनय, एक और सवाल थोड़ा स्पष्टता चाहेंगे हम आपसे। जिस तरह से अब कार्तिक ने भी एक जिक्र किया था कि वोट ऑन अकाउंट की बात कही थी उन्होंने, बाद में उन्होंने कहा कि इंटरिम बजट है, दरअसल क्या था ये? देखिए, कानूनी तौर पे प्रक्रिया ये होती है, किसी भी बजट का जब जिस दिन बजट पेश होता है उसमें 4 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे संविधान में मैंडेटरी होती हैं। आपको एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करना होता है, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देना होता है, एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो प्रेजेंट होता है, और वो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप वो संवैधानिक जरूरत है। अप्रोप्रिएशंस बिल का मतलब यह होता है कि सरकार संसद से इस बात की इजाजत मांगती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिससे भारत का खर्चा चलता है, सरकारी खर्च चलता है, उससे पैसे विड्रॉ करने की परमिशन लेना। अगर केवल अप्रोप्रिएशंस बिल प्रेजेंट किया जाए पार्लियामेंट में तो वो प्योरली वोट ऑन अकाउंट हुआ, उसमें कोई रेवेन्यू, कोई डेफिसिट, कोई एक्सपेंडिचर, इसके प्रोविजंस की कोई बात नहीं है। वो खाली एक परमिशन है कि हम ये खर्चा करते रहेंगे जब तक फुल बजट नहीं आएगा। इस वक्त जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, और इस फाइनेंस बिल में प्रोविजंस हैं और बाकायदा उसमें एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स हैं, उसमें रेवेन्यू स्टेटमेंट्स हैं, उसमें स्कीम्स हैं, उसमें एलोकेशंस हैं, उसमें सब कुछ। ये एक रेगुलर बजट है, तो मैं इसको वोट ऑन अकाउंट कहना शायद ठीक नहीं है। ये एक रेगुलर बजट है और ये बिल्कुल संभव है कि चुनाव अनाउंसमेंट के पहले सरकार इस फाइनेंस बिल को संसद में पास भी कर दे। जी आकाश जिंदल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जी मेरे हिसाब से जो लैंड रिकॉर्ड्स की बात कही गई है बड़ी लॉजिकल बात है। ये एक प्रैक्टिकल इशू है, इस चीज़ से खुद मैं वाबस्ता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल इशू सामने आएगा, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, दिस हैज़ टू बी एक्चुअली सी। बहुत ये लॉजिकल और रैशनल बात है। दूसरी बात जो मैंने कही थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन को लेके, वहाँ भी ये दिक्कत आएगी कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई डेफिनेशन आज तक जो है उस तरह की हमारे सामने नहीं रखी गई है।
कौन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से जो है पेंशन उसको पे की जाएगी। अभी तक जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो पेंशनर्स हैं उनका तो एक रिकॉर्ड है, एक डेटा है, उनको पेंशन दी जा सकती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पेंशन का सिस्टम है क्या वो फुल प्रूफ रहेगा, ये एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। हमारे किसान मित्र एक बात कर रहे थे, किसानों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अन्नदाता हैं हमारे, कि जो ये प्रोविजंस लाई गई हैं क्या वो इम्प्लीमेंट होंगी। देखिए उस पर मेरा एक ये मानना है, मैं इसको जो है सिस्टम से जो है मैं इसे प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना चाहूँगा। सपोज कीजिए, हाइपोथेटिकली ज्यूम कीजिए, कल को दूसरी पार्टी की सरकार भी आ जाती है, क्या जो कंसेशंस जो बेनिफिट्स दे दिए गए हैं क्या कोई दूसरी पार्टी की सरकार उसे विड्रॉ कर पाएगी? तो मेरे हिसाब से जो जो बेनिफिट्स दे दिए गए हैं उनके विड्रॉ होने की डेमोक्रेसी में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर कल को कोई दूसरी पार्टी भी आ जाती है तो दिए गए बेनिफिट्स कहाँ से विड्रॉ कर लेगी? तो आई थिंक जो चीज़ें दे दी गई हैं वो तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेंगी ही रहेंगी, वो चीज़ें आगे की आगे चलती रहेंगी। बट बात वही आ जाती है कि आज जो 6,000 रुपये की बात कही गई है, 6,000 रुपये मैं मानता हूँ बहुत इनएप्रोप्रिएट है। किसान भाइयों को इनपुट कॉस्ट में मदद चाहिए थी, सीड्स में, फर्टिलाइजर में मदद चाहिए थी। हम तो सोच रहे थे भावांतर भुगतान योजना की तरह जो किसान मित्र हमारा सामान बेचता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है एमएसपी से कम पे, उसको कंपनसेट करने के लिए एक ठीक ठाक कंपनसेशन दी जाएगी। तो ये अमाउंट जो है उस हिसाब से बहुत कम है। इस अमाउंट में तो जो है क्लियरली एस्केलेशन होना चाहिए। देखिए खेती की आज बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in ने पूरे देश का सर्वे किया है, खेती बहुत से केसेस में प्रॉफिटेबल तो छोड़िए वायबल ही नहीं है। तो खेती को प्रॉफिटेबल बनाना हमें बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये जो 500 रुपये महीना की जो अमाउंट है मेरे हिसाब से ये इनअप्रोप्रिएट है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपवर्डली रिवाइज किया जाए। किसानों की, हमारे अन्नदाता की मदद करना जरूरी है, और देश की इकोनॉमी मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह दूं गांव से शुरू होकर मेट्रोपॉलिटन सिटी तक जाती है। किसान को खुशहाल करेंगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी। इसके बारे में सही बात है। अभिमन्यु अगर आप हमें यहाँ पर बता पाए कि एक तो आपने कहा कि जो अमाउंट रखा गया है, जो बात कर रहे, जो यहाँ सरकार बोल रही है 6,000 रुपये सालाना देने की, वो आप कह रहे हैं कि अमाउंट बहुत कम है। दूसरा बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जमीन पर इसे लागू करने में कितनी दिक्कतें आ सकती है? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा इस सवाल पे आने से पहले, कि जो किसानों के असली मुद्दे हैं जिन पे पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं, उन मुद्दों पे सरकार ने उन मुद्दों को बिल्कुल भी टच नहीं किया। क्या इन सरकार ने बताया कि वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे? क्या सरकार ने कर्ज मुक्ति पे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं सरकार एक जुमलों की ये बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें। और जो आप बात ये आपने सवाल पूछा कि इसको लागू कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, इस सरकार की लागू करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस सरकार को। आप इससे पहले वाली पॉलिसीज को भी देख लीजिए, भावांतर योजना को देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा को देख लीजिए, ई मंडी योजना को देख लीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड को देख लीजिए, उनका ग्राउंड पे कहीं भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और मैं आपको एक बात और बोलूं, आज ये कहा गया है कि लगभग 500 के आसपास ई मंडीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, आप हमें कहीं ई मंडी दिखा दीजिए ना। ये ई नेम की जो योजना है ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है ग्राउंड पे। हम तो इतना पूरे देश में भ्रमण किया है, हमें कहीं भी कोई ई मंडी या ई नेम मंडी जैसी कोई योजना लागू हुई मिली ही नहीं है। तो सरकार का इंटरेस्ट ये नहीं है कि इसको लागू कैसे करेंगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसानों को, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि सरकार लागू करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार का सिर्फ जुमले फेंकने में इंटरेस्ट है, उसके अलावा सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजू, आपको एक सवाल है। जिस तरह से एक भाषण में भी कहा उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो रोजगार की जो स्थिति है वो लगातार बदलते दिख रही है, और खास करके अब जबकि गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं है उतने जितने होने चाहिए, और ऐसे हालात में उनका कहना है, सरकार का कहना है कि हम लगातार जॉब्स देते आए हैं। आपको लगता है कि जॉब्स देने वाली ये बजट है, आने वाले दिनों में इस बजट के चलते और रोजगार जो है वो निर्माण होगा?
मंदार, मैं चूंकि सिटीजन वॉइस के रूप में आपके पास बैठा हूं, इसलिए मैं अपने लोगों को किस किस चीज़ से मतलब होता है मैं उस पर थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। आज वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है और इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँच रहा है। अब मंदार, मैं आप लोग सब जानते हैं कि इनका इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। सिर्फ जो किसानों का जो प्रोडक्ट है उसके अगर रेट में कोई कमी आई है तो ये मान के चलते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। आप मेरे को बताओ मंदार, कहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग के कॉस्ट में कमी आई है, कहां पर आपको लो कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज आपको मिल रहे हैं, कहां पर आपको लो कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, कहां पर आपको कार सस्ते हुए हैं, बाइक सस्ते हुए हैं, टीवी सस्ते हुए हैं, फ्रिज सस्ते हुए हैं, जो कि आम आदमी जिन चीजों से जुड़ा है ये सब चीज तो कहीं कोई सस्ता नहीं हुआ है, सब महंगा होते जा रहे हैं एवरीडे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात जहां आप किसानों के प्रोडक्ट को पर कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा असर किसानों के सेहत पर पड़ता है। जो किसानों के प्रोडक्ट को जो एक ओरिजिनल जो उनको पेमेंट मिलना चाहिए था वो उससे इफेक्ट होता है। आप उसको अपना अचीवमेंट मान रहे हैं तो ये सरकार की मर्जी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कहा कि हम 1 लाख गांव को डिजिटल बनाएंगे। आपको याद होगा मंदार कि स्मार्ट विलेज और हर एमपी को पर ईयर एक गांव को गोद लेने की बात कही गई थी। कहां गए वो सब कंसेप्ट? आज आप फिर 1 लाख डिजिटल गांव का सपना दिखा रहे हैं। दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पर डे के लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। आज के समय में आप देखो मंदार की एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जिस ऑथेंटिक डाटे पर हम और आप विश्वास करते हैं या पूरी दुनिया विश्वास करती है, इंडिया का वो ऑर्गेनाइजेशन जब ये कहता है कि 45 वर्षों में, पिछले 45 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट का यह डाटा सबसे खतरनाक स्टेज पर है, तो ऐसी स्थिति में आप हमको बताओ मंदार कि ये सारी चीजें जो हम लोगों के डे टू डे के लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आपने हमारे लो कॉस्ट हाउसिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया है, आपने हमारे लो कॉस्ट हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया है, लो कॉस्ट एजुकेशन पे नहीं ध्यान दिया है, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया है, क्वालिटी हेल्थ सर्विस पे ध्यान नहीं दिया है। इन सब चीजों पर कोई चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आप आए एक अच्छा सा सब्जबाग इस अंतरिम बजट, जिसको कि मैं तो अंतरिम बजट ही मानूंगा, क्योंकि आगे गवर्नमेंट आती है कि नहीं आती है इस पर डिपेंड कर। और मैं एक बात और बोलूंगा मंदार कि आप जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गवर्नमेंट चली जाए तो आप आने वाले गवर्नमेंट पर एक बर्डन डाल के जा रहे हो। आप इतना बड़ा कोई डिसीजन लेते हो जिसमें इतना बड़ा आपको फाइनेंस लगने वाला है और आप अगर उस स्थिति में नहीं हो कि आप इस गवर्नमेंट को आगे चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, वैसी स्थिति में जो अगली गवर्नमेंट आएगी आप तो पॉपुलर बजट दे देंगे। पॉपुलर बजट देने के बाद सामने वाले गवर्नमेंट पर यह बर्डन रहेगा कि वो इसको कैंसिल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे उसको अपने मत का भी असर पड़ेगा। तो मेरा का नाम यह है, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश के हर आदमी को कैसे सुविधा मिले, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ये नहीं कि कर्ज लेकर के हम घी पीने का काम करें। कर्ज लेकर के घी पीने वाली पॉलिसी को छोड़नी पड़ेगी। जी राजीव जी, कार्तिक, यहाँ पर राजीव जी ने कुछ चुनिंदा मुद्दों पर बात किया, खासकर हाउसिंग के बारे में इन्होंने बात की। अब होम ओनर्स एक ऐसा कैटेगरी जिसे ज्यादातर बजट में तवज्जो नहीं मिला है, यहाँ पर होम ओनर्स की भी बात कही गई है, चाहे वो फर्स्ट टाइम होम ओनर हो, चाहे वो ऐसा आदमी हो जो दूसरा घर खरीद रहा है। हमें जरा समझाएं कि जो टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स आए हैं होम ओनर्स के लिए, वो अगर आप समझा सके हमें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें हुई है यहाँ पे। जैसे कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि आप काम एक शहर में करते हो और आप दूसरे शहर में आपने शायद घर रखा था और अभी आपका ट्रांसफ़र हो गया है वगैरह, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा घर था आपका जो खाली रहता था उस पर आपको एक नोशनल रेंट होता था उसका फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता था। तो अगर वो इनकम टैक्स ही नहीं देना आपको और आपको दूसरा जो आपका खुद का घर है अगर वो खाली है तो उस पर ये बेनिफिट मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती थी कि जब भी कोई घर बेचता था तो उसको कैपिटल गेन्स होते थे। अब कैपिटल गेन्स होने से ये होता था कि या तो वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आप एक नए घर में डालिए और उसको आप कैपिटल गेन टैक्स को पोस्टपोन कीजिए और रोल ओवर जिसे कहते हैं, रोल ओवर कीजिए और गेन टैक्स को आप पोस्टपोन कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 करोड़ की राशि तक आप 2 अन्य घर, मतलब 2 अलग अलग घरों में आपका ये परचेस कर सकते हैं।
इससे फायदा ये होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि घर ज़्यादा बिकेंगे, लोग ज़्यादा काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा वगैरह, और बाकी इंडस्ट्रीज़ को जो बेनिफिट होता है वो होगा। पर साथ ही आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि पिछली बजट में ये था कि आप ले सकते हैं पर वो जोड़ी फ्लैट होना चाहिए, बाजू में फ्लैट होना चाहिए। तो ये तो उनके लिए काम आता था कि जो बहुत ज़्यादा धनवान थे या जो जिनके पास ज़्यादा बड़े बजट होते थे। पर ये छोटे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी, जो भी घर बेचेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाती है। फिर आप अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दिया गया है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आज एक मंदी का माहौल है, तो शायद वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा बेनिफिट देना था, एक प्रपोजल को लेकर बेनिफिट दे दिया है। कार्तिक, एक प्रपोजल को लेकर हमारे ऑफिस में ही काफी चर्चा हुई है, और वो है रेंटल पर जो प्रपोजल है, टीडीएस ऑन रेंट। अब ये टीडीएस ऑन रेंट का फायदा जो घट गया, बढ़ाया गया है जिसकी सीमा, उसका फायदा किसको होगा? उसे जो घर किराए पे दे रहा है या उसे जो घर किराए पे ले रहा है? जो घर किराए पे दे रहा है, यानी कि अगर आपने एक घर कहीं पे खरीदा है और आपने उसे किसी को भाड़े पे दिया है, तो ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस कोई इंडिविजुअल नहीं भर रहा। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। जो फाइनेंस बिल में 194A जो सेक्शन है, वहाँ पे ये सेक्शन एक्चुअली लागू पड़ता है उस पर कि जो नॉन इंडिविजुअल है, यानी कि उदाहरण के तौर पे आपने एक शहर में आपका एक घर है जो आपने भाड़े पे दिया है, और भाड़े पे आपने किसी कंपनी को, यानी कि नॉन इंडिविजुअल को दिया है, और वो कंपनी जो आपको भाड़ा दे रही है उसमें वो भाड़ा जो है वो 1,80,000 से बढ़ के अभी अगर 2,40,000 तक भी भाड़ा होता है तो वो आपका टैक्स नहीं काटेंगे। यानी कि आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, अगर आपने रियल एस्टेट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और फाइल करते हुए आपको ये इनकम डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी कि ये मेरी रेंटल इनकम है वगैरह, जो भी आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वो सैलरी के सेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, टैक्स खत्म नहीं हुआ है, खाली आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे हैं तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोटा ही इनकम है, इतनी ही इनकम है अगर आपकी, तो एज अ फैसिलिटी आपको ये प्रोविज़न दिया गया है। बट मेरा ये मानना है कि मोस्टली सारे के सारे लोग जो भी एक प्रॉपर्टी खरीदता है उसकी बाकी इनकम होनी ही चाहिए, और उसको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जाके टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंटल है वो टैक्सेबल इनकम में आता है, और आपको जो रेंट का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो रेंट है वो एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स भरना है। यानी आप कह रहे हैं कि जो होम बायर के झोली में गिरा है वो भी एक तरीके से सिर्फ कागजी है, इट इज ओनली पेपर वर्क। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि आपके जेब पर और कितना असर पड़ेगा इस बजट से। स्वागत है आपका। बात करें यहाँ पर कि बजट से आपके जेब पर, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मंदार जी बिल्कुल, चर्चा जारी है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल कविता मौजूद है, सबका कहीं ना कहीं एक आक्षेप दिख रहा है बजट के प्रोविजंस के ऊपर। कार्तिक जवेरी हो या राजीव मिश्रा है, आकाश जिंदाल है, विनय तिवारी, अभिमन्यु कोहर, सबने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। लेकिन विनय तिवारी, फिर एक बार आपको एक सवाल करना चाहूँगा। शुरुआत में जॉब की बातें चल रही थी, लगातार जॉब को दिखाने के लिए सरकार ने कई सारी कोशिशें की है। उन्होंने बताया हमने ये किया है, देश बदल रहा है, जॉब को बदलते सिचुएशन को हम बदल के नए तरीके से देखना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो तरीका नया जो सरकार चाहती है देखने के लिए, वो तरीका उतना ट्रांसपेरेंट है? देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी देश में किसी डेटा पॉइंट के आधार पे बनती है या बनाई जाती है। आपके पास इकोनॉमिक्स में बिना डेटा पॉइंट के आप या तो कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समस्या ये है कि पिछले 3 महीने में या 2 महीने में जो कुछ हुआ और 2 दिन पहले जो मीडिया में खबरें आई, उससे लोगों का शक थोड़ा बढ़ गया है, और वो शक ये बढ़ गया है कि सरकार शायद जॉब का डेटा छुपा रही है। ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मुझे लगती है सरकार की। आप
ये जो इंसिस्टेंस है कि हम क्वार्टरली डेटा के लिए वेट कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक रिलीज नहीं करेंगे, इससे ये शक गहरा हो रहा है। तो समस्या ये है कि इस वक्त अगर हम जॉब्स की जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो बजट में कहा गया हो या जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, वो एक अजम्पशन या परसेप्शन के आधार पर कह रहे हैं। हमारे पास डेटा तो है ही नहीं। और एक्चुअली आप देखिए ऐसी 8 अलग अलग चीजें हैं जिनका डेटा पिछले 2 साल से रिलीज नहीं हुआ है। किसानों के सुसाइड का डेटा ऑफिशियली 2016 के बाद रिलीज नहीं हुआ। सिमिलरली जॉब्स का डेटा हमारे पास नहीं है, और इसके अभाव में ये बड़ा मुश्किल है कहना। सरकार का दावा ये है कि वो तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, एनेक्डोटल एविडेंस देते हैं कि जॉब्स, अगर इकोनॉमी 7.2% पे ग्रो कर रही है तो जॉब कम कैसे हो सकते हैं, वो बिना जॉब क्रिएशन के हो ही नहीं सकता। ये एनेक्डोटल है। अभी हमारे पास तथ्यों के आधार पर यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जॉब क्रिएशन अगर हुआ तो कितना हुआ और कितने लोग बेनिफिट हुए, कितने लोग नहीं हुए। CMI का डेटा और कल जो NSSO का डेटा परसों बिजनेस स्टैंडर्ड में लीक हुआ, उसके आधार पर जॉब की स्थिति अच्छी नहीं है, और डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी सब्सटेंशियल लॉस हुआ है, और इतना लॉस हुआ है कि शायद 30-40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो जॉब्स के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का कोई भी उत्तर अनसाइंटिफिक होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है मंदर जी। दरअसल विनय, जॉब्स ही क्यों, एक बात यहाँ पर नोट करना होगा कि इस साल बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज नहीं हुआ था। कन्वेंशनली कविता, बजट या इंटरिम बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज नहीं होता है, तो उस लिहाज से कन्वेंशन था। लेकिन बजट में जो आज जो कुछ हुआ वो अनकन्वेंशनल था। सो मतलब एक जगह कन्वेंशन हुआ लेकिन दूसरी जगह नहीं हुआ, और ये भी अपने आप में एक थोड़ा विरोधाभास है जी। और यहाँ पर अभिमन्यु, अगर आपसे पूछे तो ये डेटा को लेकर जो यहाँ पर बातचीत चल रही है, फार्मर्स को लेके, किसानों को लेके जो डेटा की जरूरत है, खासकर कि किसने कितना कर्जा लिया, किस पर कितना कर्जा, किससे कितना कर्जा चुका दिया है, किस पर कितना कर्जे का बोझ है, कितनी बुआई हो रही है, कितनी कटाई हो रही है, ये सारा कुछ डेटा क्या कलेक्ट हो रहा है, ठीक तरीके से कलेक्ट हो रहा है? अगर लोन वेवर्स का हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो क्या आप संतुष्ट है जिस तरह सरकार इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, इसमें 2 सबसे बड़े मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 2016 के बाद से सरकार ने किसानों के सुसाइड का डाटा नहीं दिया है, और उसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो 2014-15 में जो सरकार ने डाटा दिया और जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपनी जांच की, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें बहुत सारा विरोधाभास था। सरकार ने डाटा को कम करके दिखाया था, और ग्राउंड पे हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में भी आत्महत्या के रेट बढ़े थे, और यहाँ तक तो मध्य प्रदेश में तो 43% सुसाइड के रेट बढ़ गए थे। तो सरकार उसको इसलिए छुपाना चाह रही है 2016 के बाद से कि अगर वो डाटा निकल आएगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो इंश्योरेंस किया जाता है किसानों की क्रॉप्स का, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जहाँ पे किसान ने फसल तो लगाई है शुगर केन की, लेकिन उसका प्रीमियम, उसका इंश्योरेंस कर दिया गया है गेहूं का, चावल का और किसी क्रॉप का। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उनको यही नहीं पता है कि किसान ने फसल क्या लगाई है तो वो किस आधार पे इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं जहां पे किसानों को 2-2, 3-3 साल तक ये पता ही नहीं लगा कि उनकी क्रॉप का इंश्योरेंस किया जा रहा है, और उनसे आखिर में 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आके 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का उनसे क्लेम लिया जाता है, उनसे प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है उनसे। तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। और मेरे से पहले वाले जो हमारे एक्सपर्ट थे, मैं उनकी बात से पूर्ण तौर पर सहमत हूँ कि आप जॉब्स का डाटा नहीं दे रहे हैं, आप किसानों की सुसाइड रेट का डाटा नहीं दे रहे हैं, आप गलत डाटा के आधार पे अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हवाई बातें कर रहे हैं। और ये जीडीपी के जो इनका कैलकुलेशन का फॉर्मूला उसमें भी उन्होंने फेरबदल कर दिए। तो सरकार बिल्कुल झूठ बोलने में माहिर है ये सरकार, और इसके प्रवक्ता टीवी पे बैठते हैं तो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं, वो कहीं तथ्य उनकी बातों में कहीं भी नहीं होते हैं। जी अभिमन्यु ने आपने जो एक मुद्दा उठाया उसको साथ साथ विनय आपको पहला सवाल करेंगे, बाकी एक्सपर्ट्स के पास बाद में जाएंगे, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा था जबकि चुनाव सामने थे, सबको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो शायद पॉपुलिस्ट बजट लेके आती, तो फिर ऐसे हाल में जो फिस्कल डेफिसिट की एक बहुत ही एक तरह से जो ट्रपीज आर्टिस्ट की तरह काम करना होता है जब बजट सामने लेके आना होता है तब, तो 3.4 का जो आंकड़ा है उसको लेकर आपको लगता है कि संतुष्ट हो सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही कठिन था इस तरह का बजट सामने लेके? देखिए, 2 मसले हैं इसमें मंदर। पिछले बार जब बजट पेश हुआ था तो सरकार ने 3.3% का एक वादा किया था, कमिटमेंट था। इस बार के रिवाइज एस्टिमेट्स में सरकार ने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट 3.4% होगा, लेकिन
अभी तक हम लोग हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, जितने डिटेल डॉक्यूमेंट्स आए हैं, एनेक्सेस आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, आधे करीब पढ़े हैं, उसके आधार पर 2 समस्याएं ऑलरेडी दिख रही हैं। वो ये कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने अपनी अकाउंट शीट में ऐड नहीं की हैं, जैसे PSUs का जो लोन है वो कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ होता है अल्टीमेटली, और उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में सरकार ने अपनी स्पीच में आज कहा कि उन्होंने 10 लाख लोगों को लगभग 3000 करोड़ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑलरेडी इस साल। पिछले साल बजट में केवल 1200 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। तो इसके केवल 2 मायने हैं, या तो ये कि 3000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ या प्रीमियम कम दिया गया, या ये कि इसका बजटरी प्रोविजन नहीं था और ये ओवरड्रॉ होगा। अगर ऐसा है तो वो फिस्कल डेफिसिट की संख्या में ऐड हो जाएगा। मेरा शक ये है कि जब ये रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, ये बजटरी एस्टिमेट है, जब थोड़ा ये रिवाइज फिगर आएगा तो ये 3.4 से शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, और उस वजह से ये जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात है उसमें थोड़ा परिवर्तन एटलीस्ट डिस्कोर्स में शायद सुनने को मिले। जी बिल्कुल। और इस वक्त कविता एक बड़ी खबर आ रही है, CBI के नए जो प्रमुख की नियुक्ति होने जा रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री के आवास पर CBI चीफ सिलेक्शन पैनल की मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CJI और मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। जी, और ये बड़ी खबर इस वक्त की, इसके पहले भी एक बार मीटिंग हो चुकी है मंदार, और ये उसके बाद आज फिर यहाँ पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि आज मीटिंग के बाद जो है यहाँ पर CBI के नए प्रमुख का नाम जो है सामने आएगा। जी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और भावतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेकर। भावतोष, इसके पहले भी एक बार मीटिंग हो चुकी है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइनल मीटिंग होगा, आज CBI के नए प्रमुख का नाम हमें पता चल पाएगा? Kavita, in the morning, the Attorney General had informed the Supreme Court that the government is hopeful that today, by late in the evening, it will be decided who would be the next the director of CBI. Names have been shortlisted. Kharge wanted a list of 5 names, and he wanted their strengths and also their achievements and what they had done over a period of 30 to 45 years of work experience. So the names have been shortlisted and given to the members of this selection committee, which comprises of the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, and also the leader of the largest opposition party, Mallikarjun Kharge. Earlier in the day, there were some reports that the meeting has been cancelled, but sources are saying that no such decision was ever taken by the PMO. The government also wants that a permanent director should be appointed immediately because the matter is pending in the Supreme Court. And Supreme Court again told the government that why the interim chief is continuing for such a long time and why the new director is not being appointed. राइट भावतोष, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, और इसी खबर के साथ कहेंगे अलविदा। वक्त की कमी है, लेकिन हमारे पूरे एक्सपर्ट पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, और उम्मीद है कि आपको हम ये कहीं ना कहीं ये बता पाए मंदार कि बजट से आपके जेब पर क्या असर पड़ेगा।